तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2007 का एक सीन दिखाया जाता है जहां ओलंपिक सिलेक्शन चल रहा था और इस नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में सियोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस मैच को देखने के लिए और सियोंग को चीयर करने के लिए उसके मॉम डैड दोनों ही नहीं आ सके थे, क्योंकि सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करती थी, इसलिए वो ज्यादातर टाइम आउट ऑफ कोरिया ही रहती थी। और सियोंग के डैड थे एक डॉक्टर, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सके थे, इसलिए सियोंग काफी सैड था। लेकिन उसे चीयर करने के लिए रियू पहुंच गई थी, जो अकेले ही बहुत जोरों से चिल्ला कर सियोंग को चीयर कर रही थी, जो देखकर सियोंग को पहले थोड़ा एम्बैरेसिंग तो लगता है। गेम स्टार्ट होता है, सियोंग ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है, जिससे रियो और सियोंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रात के 3 बजे रियो अचानक से बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जो सुन सियोंग का भी नींद टूट जाता है। वो अपनी खिड़की खोलकर उसे चिल्लाकर कहता है कि पागल है क्या, इतनी रात को चिल्ला क्यों रही है, टाइम तो देख ले। रियो कहती है 3 बज रहे हैं तो मुझे उससे क्या। सियोंग कहता है कि इतनी रात तक तो पंछी और जानवर भी सो जाते हैं, फिर तो इतनी रात को जाग कर चिल्ला क्यों रही है। तो रियो से चिढ़ाते हुए कहती है कि क्यों, मेरी आवाज से बेबी जाग गया क्या, बेबी को नींद नहीं आ रही क्या, लोरी सुनाने आओ क्या। जो सुन सियोंग तो चिढ़कर उसे चुप करा देता है। रियो जो हॉरर मूवी देख रही थी, सियोंग उसकी एंडिंग स्पॉइल कर देता है, इससे रियो को तो बहुत गुस्सा आता है। सियोंग तो ईयरबड लगा के सो जाता है और रियो चिल्लाते रह जाती है। सुबह सियोंग अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सियोंग अभी भी अपनी मॉम से नाराज है उसके साथ कोरिया में ना रहने के लिए, पर वो अब इससे यूज्ड टू हो चुका है। इसीलिए जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल से उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाया करेगी, तो सियोंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं ज्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता, और वैसे भी आपको भी तो अपने काम के लिए वापस लौटना है। ये बोलकर वो ऑफिस चला जाता है, जो सुन सियोंग की मॉम को भी बुरा लगता है। इधर ऑफिस में लीना सियोंग को खुशखबरी सुनाती है, उनका प्रोजेक्ट दोबारा से चालू हो गया है और उन्हें एक बहुत ही बड़े कंपनी से ऑफर आया है रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने का। इसीलिए म्योंग कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करता है। इसके साथ ही सियोंग एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है, इसमें उनके हाई स्कूल के जिम का रीमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन होने वाला था। इधर रियू का डेली रूटीन चालू हो जाता है, सुबह देर से उठकर खाना खाकर टीवी देखकर, लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग करके फिर से खाना खाकर टीवी देखना, फिर थोड़ी देर सोने के बाद ऐसे ही लेटे रहना। इससे भी दिन खत्म नहीं हो रहा था, इसीलिए वो सियोंग को कॉल करके शाम को 6 बजे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ने आने के लिए कहती है। लेकिन सियोंग तो पहली बार में उसे मना कर देता है, क्योंकि वो काम में बिजी था। तो रियू अपनी बेस्ट फ्रेंड मोयुम को बुलाती है, तो दोनों बैठकर कौन सी कॉमिक पढ़े सोच ही रहे थे। तभी सियोंग भी आ जाता है, तो रियू से कहती कि तू तो नहीं आने वाला था। सियोंग कहता है मैं तेरे बुलाने पे ऐसे भी नहीं आया, मुझे तो एक बुक चाहिए थी। ये बोलकर वो टेबल से एक रैंडम बुक उठा लेता है, जिसका नाम था प्रिंसेस। ये देखकर रियू से चिढ़ाने लग जाती है। तो वैसे ही थोड़े नोक-झोंक के बाद तीनों घर के लिए निकलते हैं। तो रियू उन दोनों से बोर्ड गेम्स खेलने को चलने के लिए कहती है, अभी भी उसके पास 2 घंटे का टाइम था, पर सियोंग को ऑफिस का कुछ काम था और मोयुम को पढ़ना था, इसीलिए दोनों चले जाते हैं। तो रियू अकेले घूमने निकल जाती है। अगले दिन रियू अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ वो उनकी मदद करने की बात करती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। तभी उनके शॉप में एक लेडी आती है, जो थोड़ा ज्यादा फूड ऑर्डर करती है। उन्हें देखते ही रियू पहचान जाती है, क्योंकि वो उनके हाई स्कूल की क्लास टीचर थी। टीचर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, तो रियू खाना ले जाने में उनकी हेल्प करती है। इतने साल बाद स्कूल को दोबारा देखकर रियू को बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहती है हमारा स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप प्रिंसिपल बन गई हो। टीचर कहती कि मुझे भी तो बिलीव नहीं हो रहा, तुम स्कूल में कितनी शरारती एंड चाइल्डिश थी, पर अब देखो तुम कितनी बड़ी एंड सक्सेसफुल हो गई हो। वैसे क्या तुम कोरिया वेकेशन के लिए आई हो। हम सब टीचर्स को जब पता चला कि तुम ग्रिप कंपनी में काम करती हो, हम सब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। आज भी हम तुम्हारे बारे में स्कूल में बात करते हैं, हमारे स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट्स में से एक हो तुम। भी वो लोग स्कूल के गेट के सामने सियोंग को देखते हैं। टीचर उसे भी देखकर बहुत खुश होती है, तो वो दोनों से बात करती है और जानकर बहुत खुश होती है कि सियोंग उनके स्कूल जिम के रिमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। टीचर उनसे पूछते कि क्या आज दोपहर को उनके पास थोड़ा टाइम होगा। अब सियोंग को साइट चेक करना था, रियू फ्री थी, इसीलिए वो हाँ कहती है। तो टीचर रियू को स्कूल में इनवाइट करती है बच्चों से बात करने के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज रियू इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, स्टूडेंट्स को भी तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगेगा। रियू ने पहले ही हाँ कर दिया, तो इसीलिए वो उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी, और अभी तो वो उन्हें बता भी नहीं सक रही थी कि वो अब ग्रिप में काम नहीं करती। तो रियू स्टूडेंट से बात करने आ जाती है, तो बच्चे उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं। रियू उन्हें काफी अच्छे से जवाब देती है। तभी एक लड़की उससे पूछती कि क्या ग्रिप में काम करना ही आपका ड्रीम था। रियू कहती है पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो वो पूछती कि फिर हाई स्कूल में आपका क्या ड्रीम था। इस बात पे रियू सोच में पड़ जाती है। वहीं इधर स्कूल जिम में हम सियोंग को देखते हैं, जिसे स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था, जिससे वो काफी सैड लग रहा था। कुछ देर बाद रियू बाहर आती है, तो उसे सियोंग मिलता है। सियोंग उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रियू तो काफी अपसेट लग रही थी। तो सियोंग उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कह रहा था। रियू कहती है कि उसे अभी कहीं नहीं जाना, उसे बस थोड़ी शांति चाहिए। ये बोलकर उसे इग्नोर करके जाने लगी थी। तो सियोंग उसकी गर्दन पकड़ के रोकता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तो दोनों स्कूल के पीछे 2 पेड़ के पास मिट्टी निकालकर अपना टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे थे, इसमें 10 साल पहले इन्होंने कुछ लिखा था अपने 10 साल बाद सेल्फ के लिए। पर रियू का अभी बिल्कुल भी इसे ढूंढने का मन नहीं था, क्योंकि वो अभी बहुत एम्बैरेस थी, क्योंकि टीचर को उसने सच नहीं बताया और स्टूडेंट्स को भी बेशर्मों की तरह लेक्चर देकर आई। सियोंग कहता है इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है, तुमने 10 साल से भी ज्यादा ग्रिप में काम किया है, काम करके वहाँ जो एक्सपीरियंस किया वही तो तुमने स्टूडेंट्स को बताया होगा, इसीलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। पर रियू और बिना कुछ कहे घर के लिए निकल जाती है। सियोंग भी टाइम कैप्सूल ढूंढना बंद करके उसके पीछे आता है। रियू घर आती है, पर घर पे भी उसके लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए वो एक तरह से काम ना करके भी काफी बोर हो रही थी। रियू की मॉम को पता था कि उनकी बेटी चुपचाप तो नहीं बैठ सकती थी, रियू को काम करना पसंद था, इसीलिए वो ज्यादा टाइम तक ऐसे ही बिना काम करके नहीं रह सकेगी। और रियू के साथ ऐसा ही हो रहा था, वो ऐसे ही पूरा दिन पड़े पड़े फोन या टीवी देखकर बोर हो रही थी। अगले दिन मोयुम एक पेशेंट
को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। पर सामने एक कार में था दानो, जो आगे के सारे कार वालों को पेशेंट के बारे में बताकर रास्ता क्लियर करवाता है। मोहिम उसका चेहरा तो नहीं देख पाती और उसके टी शर्ट पे आई लव यू मड फ्लैट लिखा हुआ था, बस वही देख पाती है। तो सियोंग गया था उस कंपनी से बात करने के लिए जो लोग रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने वाले थे। इसके लिए उनका बजट भी 2 बिलियन वॉन का था, लेकिन वो लोग सियोंग को एक दूसरे आर्किटेक्ट का डिजाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे। सियोंग ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, जो वो उन्हें साफ कह देता है। पर उसका पार्टनर म्योंग इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ही कह रहा था, क्योंकि इससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। लेकिन सियोंग किसी और का डिजाइन कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो मना करने जा रहा था। पर म्योंग उन्हें कहता है कि वो सोचकर बताएंगे, बोलकर सियोंग को लेकर चला आता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। वो एक आइडिया देता है कि पहले तो वो लोग मान जाएंगे ये करने के लिए, पर फिर धीरे धीरे हम लोग अपना डिजाइन उसमें डाल देंगे, इससे ये पूरी तरह कॉपी तो नहीं कहलाएगा। लेकिन सियोंग इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। इधर मोहिम और टीम वापस आके उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे, इसने रास्ता क्लियर करने में हेल्प किया था। अभी मोहिम के नाम पे एक फूड डिलीवरी आता है, इसे दानो ने ही भेजा था। इसमें उसने लिखा था कि थैंक यू मिस मोहिम पिछली बार के लिए। देख मोहिम स्माइल करती है, कहती कि इसे मेरा नाम कैसे पता चला। इधर रियू को किसी कंपनी के सीईओ से कॉल आया था, जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है, वैसा ही काम जो वो ग्रिप में करती थी। पर ये सुनकर रियू ज्यादा खुश तो नहीं दिखती। तभी उसी शॉप के बाहर से सियोंग गुजर रहा था, रियू को देखकर रुक जाता है। उसके बाहर आने के बाद उससे बात करने जाता है। रियू से उस जॉब ऑफर के बारे में बताती है, जॉब अच्छी है, पेमेंट भी डिसेंट है, काम मेरे पुराने जैसा ही है, एडजस्ट मैं कर लूंगी। तो सियोंग पूछते कि क्या तू सच में ये काम करना चाहती है, वही तेरा पुराना काम। रियू कहती है काम तो काम होता है। सियोंग कहता है कि जो तू करना चाहती है वो काम करना, तूने ही तो बताया था कि ग्रिप में काम करते हुए तू थक चुकी है, फिर दोबारा वही काम क्यों करना चाहती है? तूने कहा था तू अपनी लाइफ को रिपोर्ट करना चाहती है। रियू कहती है तुझे उससे क्या है? सियोंग कहता है मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब तू कोई काम सच में करना चाहती है तब तू उसके लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड होती है, तेरी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखती है, जो मुझे अभी नहीं दिख रही है। मैं बस विश करूंगा तू अपनी ड्रीम को फॉलो कर। रियू कहती है ड्रीम देखने का हक नहीं है मुझे, ड्रीम सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्हें आसानी से फेलियर के बाद दूसरा चांस मिलता है। जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं सिर्फ उन्हीं के ड्रीम्स होते हैं। तुझे नहीं पता होगा इस बारे में, क्योंकि तूने भी वही लग्जरियस लाइफ जी है। मेरे लिए दूसरे चांस का ऑप्शन कभी था ही नहीं। मैं जिस कंडीशन में यहाँ तक पहुंची थी तो सोच नहीं सकता। इस पे सियोंग कहता है कि मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूँ, तू जानती है ना, मुझे लगा तुझे याद होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। घर आकर सियोंग अपने मेडल्स को देखता है, जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2008 का। नेशनल जीतने के बाद सियोंग का सिलेक्शन हो गया था 2008 ओलंपिक्स के लिए। रियू ने उसे एक टॉवल गिफ्ट दिया था, जिसपे एम्ब्रॉयडरी करके लिखा था गो फॉर गोल्ड सियोंग। तो इस टॉवल को देखकर सियोंग बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। तो उस दिन वो अपने रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, लेकिन सिग्नल में रोड क्रॉस करते टाइम कार ने उसे टक्कर मार दिया था, जिससे सियोंग को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। एक्सीडेंट से उसका एथलेटिक करियर ही खत्म हो गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, रियू को भी जब ये सब याद आता है उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है सियोंग को वो सब सुनाने के लिए, इसलिए वो तभी खिड़की खोलकर सियोंग को बुलाना चाहती थी सॉरी कहने के लिए, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं होती। ये सोचकर कि उसकी बातों से सियोंग बहुत हर्ट हुआ होगा। अगले दिन रियू स्कूल के पास बैठकर यही सब सोच रही थी। तो वो याद करती जब एक स्टूडेंट ने उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछा था, तब रियू ने बताया था कि हाई स्कूल टाइम में हर चीज में फर्स्ट आना ही मेरा ड्रीम था। मैं अपनी मॉम को प्राउड फील करवाना चाहती थी, सारे लोग मुझे पहचाने, टीचर्स मेरी तारीफ करे, मेरी ड्रीम में बस यही सब था। पर अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने लिए बुरा फील करती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरों का वैलिडेशन पाने के लिए खुद पर ही ध्यान नहीं दिया। तभी रियू के फोन पे इंटरव्यू का मैसेज आता है, जिसे देखकर रियू सोच में पड़ जाती है। तो रात को स्कूल की प्रिंसिपल कचरा फेंकने बाहर आती है, तभी वो स्कूल के पीछे रियू को देखती है, जो पेड़ के पास से मिट्टी हटा रही थी। दोनों अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। तो वो उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जहाँ उससे पूछती कि वो अकेले पेड़ के पास क्या कर रही थी। रियू बताती है कि वो एक टाइम कैप्सूल ढूंढ रही थी, जिसे उसने 10 साल पहले वहाँ छुपाया था। देन वो टीचर को सॉरी कहती है उनसे झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ वो उन्हें सच बता देती है अपने जॉब के बारे में। टीचर तो उसके फैसले को सपोर्ट करती है, और जो उसने फैसला किया है अपने दिल की सुनकर उसे फॉलो करने के लिए कहती है। देन उसे बताती है कि शायद सियोंग भी यहाँ पूल के पास है, तो तुम उसे मिल सकती हो। तो रियू सियोंग से मिलने पूल के पास आती है, जहाँ सियोंग तो उसका लेटर पढ़ रहा था, क्योंकि उसने टाइम कैप्सूल निकाल लिया था। तो जोर जोर से वो उसका लेटर पढ़ रहा था, जिससे रियू तो बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ जाती है। सियोंग टाइम कैप्सूल लेकर पूल में कूद जाता है और उसे पानी में आकर टाइम कैप्सूल लेने के लिए कहता है। रियू कहती है तू जानता है मैं स्विम नहीं कर सकती। तो सियोंग कहता है कि शायद तू नहीं जानती, पर स्विमिंग छोड़ने के बाद आज अभी पहली बार मैं पूल के अंदर आया और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या तुझे याद है एक्सीडेंट के बाद जब मुझे पता चला कि मैं अब स्विम नहीं कर सकता, तब मैंने अपने आप को महीनों तक अपने रूम में बंद कर लिया था। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है। सियोंग उस एक्सीडेंट के बाद डिप्रेशन की जैसी हालत में था, पर रियू कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। हर टाइम उससे मिलने उससे बात करने आती थी, उसका मूड ठीक करने के लिए उसके फेवरेट कॉमिक्स लेकर आती थी। पर सियोंग उसे रूम से बाहर भगा देता है और दरवाजा लॉक करके फिर से सैड होकर लेट जाता है। रियू तो उसके रूम का चाबी लेकर उसके रूम में आ जाती है। सियोंग उसे चाबी लेकर फिर से उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन रियू तो फिर भी नहीं रुकती। तो वो सीढ़ी लगाकर उसकी खिड़की में आ जाती है। अचानक से सियोंग की खिड़की खोलने की वजह से वो डर के गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंग उसे पकड़ लेता है। तो रियू उसके रूम में आ जाती है।
सियोंग तो उस पे चिल्ला के कहने लगता है कि क्या तू पागल हो गई है, अगर इतनी हाइट से गिरती तो मर जाती। तो रियू भी उसे गुस्से में कहती है कि फिर साले तूने दरवाजा क्यों लॉक किया है, तेरी वजह से अभी मैं मर जाती। सियोंग कहता है एक तो अभी मैंने तेरी जान बचाई, तो मुझे ही गाली दे रही है। रियू फिर से चिल्लाकर कहती कि अगर मैं पागल हूँ तो तू जंगली है साले। सियोंग कहता है बकवास बंद कर और घर चली जा। रियू फिर उसे गाली देते हुए कहती कि अगर मैं चली गई फिर क्या तू अपनी लूजर जैसी शक्ल लेकर इन दीवारों को देखने बैठ जाएगा। लूजर सुनकर तो सियोंग को गुस्सा आता है, तो रियू से और गुस्सा दिलाते हुए कहते हैं कि हाँ बे तू लूजर ही है। सियोंग कहता है गाली क्यों दे रही है। रियू फिर गाली देते हुए कहती कि क्या कर लेगा तू, लूजर कहीं कि अभी भी तू बच्चा ही है। जो देख अब सियोंग भी गाली देने लग जाता है और दोनों की गालीबाजी चलती रहती है। सियोंग कहता है तुझे पता भी कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। रियू कहती है कि अभी थोड़ा ठीक लगा, 1 महीने बाद तेरी आवाज सुनी मैंने, अपनी भड़ास निकाल के अब थोड़ा अच्छा फील हुआ ना। दिन अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालती है और उसे धमकी देती कि अगर अब से तूने दरवाजा बंद किया ना तो पहले तो तेरा दरवाजा तोड़ूंगी फिर तुझे। ये बोलकर वो चली जाती है। सियोंग इतने टाइम बाद हंसा था। बैक टू प्रेजेंट सियोंग उसे कहता है तू तो ऐसी पागल थी, किसी चीज के लिए तुझे डर नहीं लगता था, इसीलिए डरपोक बनने का एक्टिंग बंद कर, तुझ पे सूट नहीं करता। पुराने रियू कितनी मस्तीखोर चुलबुली एनर्जेटिक थी, पर अब तो बहुत बोरिंग बन चुकी है। जो सुन रियू को गुस्सा आता है तो उसे कहती है कि अपनी बात को वापस ले। ये बोलकर वो पूल में कूद जाती है। अब उसे तैरना आता तो नहीं था, इसीलिए वो डूबने लग जाती है। तो वो उसे मदद के लिए बुलाने लग जाती है। सियोंग आकर उसे पकड़ लेता है, पर रियू को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो डूब रही है, इसीलिए सियोंग उसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कहता है। पर रियू तो इतना डर रही थी कि वो अपने हाथ पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार रही थी, जिससे सियोंग खुद भी डूबने लग जाता है। रियू तो उसका सर पकड़ के उसे डुबाने लग जाती है। खुद पानी के ऊपर रहने के लिए सियोंग काफी मेहनत से उसे शांत कराता है और पानी के ऊपर तैरना सिखाता है। तो रियू से बताती कि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मैं काफी टाइम से ही कंपनी छोड़ना चाहती थी क्योंकि मैं वही काम कर करके थक चुकी थी। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी और एक नई लाइफ का सपना देख रही थी, पर अब लग रहा है कि मेरे ग्रिप बैकग्राउंड के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ रुक गई है। सियोंग बताता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने स्विमिंग छोड़ा। ऐसा लगा जैसे स्टार्ट सिग्नल देने के बाद भी मैं अकेले स्टार्टिंग लाइन में खड़ा हूँ। मैं सोचता था कि क्या मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ मैं फिर से फ्रीली स्विम कर सकूँ। रियू कहती है और वो जगह तुझे मिल गई, तूने अपना नया ड्रीम ढूंढ लिया। सियोंग कहता है एग्जैक्टली, जब मुझे मिल गई तो तुझे क्यों नहीं मिलेगी। रियू कहती है क्या सच में मैं भी अपने नए ड्रीम को ढूंढ सकूंगी। सियोंग कहता है हाँ बिल्कुल। रियू कहती है मान लिया अगर तुझे फिर से स्विमिंग करने का मौका मिला फिर क्या तू आर्किटेक्ट रहेगा। सियोंग कहता है हाँ बिल्कुल, पर अब तू बता, मान ले तुझे ग्रिप में वापस जाने का मौका मिला तो क्या तू जाएगी। रियू कहती है बिल्कुल नहीं। सियोंग कहता है एक और जवाब दे कि अगर तुझे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले टाइम में जाने का मौका मिला तो फिर तेरा क्या फैसला होगा। जिस पे रियू कहती है कि मैं उस टाइम में जाना ही नहीं चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर सियोंग उसे होल्ड कर लेता है और कहता है सब ठीक है। जिससे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थे। तब सियोंग, रियू और मोयोंग इन तीनों ने टाइम कैप्सूल में 10 साल बाद अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ लिखा था। इसमें सियोंग ने रियू के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था जिन्हें वो कभी रियू को बता ही नहीं पाया था, यानी वो रियू को पसंद करता था। तो उस लेटर में उसने लिखा था कि 10 साल तो बहुत दूर है, पर तब तक शायद तूने अपने दिल की बात रियू को बता दी होगी। तो इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड यहीं पर होता है। तो सियोंग अपने दिल की बात रियू को कब बता पाएगा, देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।